अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हुसैन अब्बास और आप देख रहे हैं एसएस नॉलेज। दोस्तों, माह रमज़ान के तीसरे अशरे का आगाज़ हो चुका है। माह रमज़ान अपने इख्तिताम की तरफ गामज़न है। हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें इतने बाबरकत महीने से नवाजा है कि जिसमें एक नेकी का सिला कई गुना बढ़ाकर अल्लाह पाक हमें अता करते हैं। तो हमें चाहिए कि अल्लाह पाक की बहुत ज़्यादा इबादत करें। हमें चाहिए कि अपने गुनाहों से तौबा करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितना हो सकता है दुरूद पाक का तोहफा पेश करें। और इसके साथ साथ मुआशरे में रहते हुए हमारे इर्द गिर्द जितने भी ज़रूरतमंद गरीब या मस्कीन लोग रह रहे हैं, जिनके हालात बहुत ज़्यादा तंग हैं, हम जितनी कोशिश कर सकते हैं हमें चाहिए कि हम उनकी मदद लाजमी करें। क्योंकि इस महीने के अंदर आप जितना अच्छा करेंगे अल्लाह पाक उसको कई गुना बढ़ाकर जो है आपको उसका इनाम देंगे। क्योंकि अल्लाह पाक का इरशाद है कि अगर हम अपनी खुलूस नीयत से और पूरे एहतसाब के साथ माह रमज़ान के रोज़े रखते हैं तो हमारे गुज़श्ता तमाम गुनाह अल्लाह पाक माफ़ कर देते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक भी है कि बरोज़े क़यामत रोज़ा और कुरान उस इंसान के बारे में अल्लाह पाक से सिफारिश करेंगे और रोज़ा जो है वो अल्लाह पाक से ये कहेगा कि ऐ मेरे रब, इस बंदे को मैंने दिन के औकात में खाने पीने से और दूसरी बुरी आदत से रोके रखा, तो मैं आपसे सिफारिश करता हूँ कि आप भी इसको बख्श दें। तो ये बहुत बड़ी सआदत की बात है कि हमने रोज़ा भी रखा है, एक नेक नियति से रखा है, बहुत से गुनाहों से बचने के लिए ये रोज़ा रखा है, तो अल्लाह पाक उसका हमें कई गुना जो है वो इनाम अता फरमाते हैं। तो मेरी दुआ है कि मुझे, आप, हम सब को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। अल्लाह पाक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते के ऊपर चल के हमारी ज़िंदगी जो है वो बामानी भी हो जाएगी, बाअमल भी हो जाएगी और बहुत खूबसूरत हो जाएगी। और जो हम काम कर रहे हैं उसमें आने वाली तमाम रुकावटें अल्लाह पाक अपनी रहमत से दूर फरमा देते हैं। इस पैगाम के साथ हम आज के टॉपिक का आगाज करते हैं और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है वर्ब के बारे में। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन की बात की, किसी नेम को, किसी पर्सन, प्लेस या थिंग्स या डिफरेंट टाइप ऑफ ओपिनियंस, आइडियाज के जो नेम्स होते हैं हम उनको नाउन कहते हैं। देन वी डिस्कस्ड अबाउट प्रोनाउन कि हम वो वर्ड जो एक नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन इन अ सेंटेंस इन अ पैराग्राफ, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। देन केम एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है वो क्वालिटी, एट्रीब्यूट कि वो एक नाउन के बारे में हमें बताता है कि उसका रंग कैसा है, उसकी पोजीशन क्या है, उसका साइज क्या है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटीज एसोसिएटेड विद द नाउन आर प्रोनाउन आर नोन एज एडजेक्टिव्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वर्ब। एक वर्ब क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब एक मुनफरिद नोयत का हामिल है और इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो एक सेंटेंस में इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि एक वर्ब के बगैर एक सेंटेंस का जो मीनिंग है वो खत्म हो जाता है, वो टूट जाता है। सो वर्ब बेसिकली होता क्या है? तो एक सेंटेंस के अंदर हमें जो वर्ड एक्शन के बारे में, फंक्शन के बारे में, एक्ट के बारे में, किसी एक्टिविटी के बारे में, किसी भी प्रोसेस के बारे में हमें बताता है, उस वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। और एक सेंटेंस में वर्ब की अहमियत ये है कि अगर हम उस सेंटेंस में से वर्ब को माइनस कर देते हैं तो पूरे का पूरा जो सेंटेंस है उसका मीनिंग जो है वो खत्म हो जाता है, वो सेंटेंस ब्रेक हो जाता है। सो एक सेंटेंस को मुकम्मल करने के लिए, मुकम्मल मीनिंग कन्वे करने के लिए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए वर्ब का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वर्ब को हम किंग ऑफ द सेंटेंस भी बोलते हैं। द रीजन इज कि जस्ट ओनली वन वर्ब कैन बी अ कंप्लीट सेंटेंस। तो सबसे पहले हम कुछ सेंटेंसेस की मदद से एक वर्ब को समझते हैं कि वर्ब क्या होता है। देन वी विल कम टुवर्ड्स द definition of the verb. Here we have three sentences. Ali gets up early in the morning. He ate chocolate cake and they have completed their work. In the first sentence, Ali gets up early in the morning कि अली सुबह सवेरे बेदार हो जाता है, अली सुबह सवेरे उठ जाता है। इस सेंटेंस में जो एक्शन प्ले हो रहा है, जो फंक्शन प्ले हो रहा है वो क्या है? उठ जाना, बेदार हो जाना। So the word gets up conveys us the meaning about उठ जाना या बेदार हो जाना। So this is the basically action present in the sentence. Get up means बेदार हो जाना या उठ जाना। So in the first sentence, the action of the noun Ali is get up. So this is the action in the first sentence. In the second sentence, he ate chocolate cake कि उसने चॉकलेट केक खाया। अब इस सेंटेंस में अगर हम एक्शन की बात करें, फंक्शन की बात करें तो वो क्या है? खाया। खाने का एक्शन, खाने का जो अमल है वो एक्शन के तौर पे सेंटेंस में मौजूद है। एंड द वर्ड ate gives us the meaning that the action is done in past form. So ate means खाया। So किसने खाया? He ने। So these are the subjects in the
So this is the subject present in the second sentence that he ate के उसने खाया. The third sentence they have completed their work कि उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, मुकम्मल कर लिया. अब इस सेंटेंस में अगर हम एक्शन की बात करते हैं, फंक्शन की बात करते हैं, किसी प्रोसेस की बात करते हैं, सो वो कौन सा एक्शन है? वो है कंप्लीट का. तो उन्होंने काम जो है वो मुकम्मल कर लिया है. सो यहाँ पर एक्शन कौन सा मौजूद है? दैट इज कंप्लीट, मुकम्मल करना. एंड दिस इज डन बाय द सब्जेक्ट दे. यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब हैव भी नजर आ रहा है. सो हेल्पिंग वर्ब जो है उसका मकसद, हेल्पिंग वर्ब का मकसद ये होता है कि वो आपको इस बात की इंफॉर्मेशन देता है कि आप किस जमाने में काम कर रहे हैं. सो आपको जमाने की, टाइम ड्यूरेशन की, सिचुएशन के बारे में हेल्पिंग वर्ब ये गाइड करता है, ये हेल्प करता है कि आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, पास्ट में बात कर रहे हैं या फ्यूचर में बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम एक्शंस जो हैं वो किसी नाउन या प्रोनाउन की मदद से किए गए हैं. सो कोई भी नाउन या प्रोनाउन जब एक एक्शन प्ले करता है तो वो सब्जेक्ट बन जाता है. जब तक वो एक्शन प्ले नहीं करेगा वो सब्जेक्ट नहीं होगा. तो उस सेंटेंस में मौजूद जो नाउन वर्ब से पहले मौजूद होता है, जो नाउन वो एक्शन प्ले कर रहा होता है, उस नाउन को हम सब्जेक्ट कहते हैं. और जिस नाउन की तरफ वो एक्शन जा रहा होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. सो अगर हम इन तमाम सेंटेंसेस में से वर्ब को रिमूव कर देते हैं, एक्शन को रिमूव कर देते हैं, then only nouns or pronouns are left, and the other parts maybe they are adverbs, maybe they are prepositions, maybe they are other nouns, so they have no relation with the other nouns. So अभी आप देख सकते हैं in the first sentence early in the morning, so we don't know what the Ali is doing early in the morning. So जब तक एक सेंटेंस में एक्शन मौजूद नहीं होता, there is no sentence, there is no sense of the sentence. तो एक सेंटेंस की सेंस को समझने के लिए वर्ब का होना बहुत जरूरी है. एक वर्ब के बगैर कोई भी सेंटेंस जो है वो मुकम्मल सेंटेंस नहीं होता. So verb is the king of the sentence. Now how, you can see in the first sentence he called me in his office. Here a pronoun doing some action called, उसने मुझे बुलाया. So this is the action done by the pronoun that is the subject of the sentence. He called, उसने मुझे बुलाया. यहाँ पे जो एक्शन है वो एक सब्जेक्ट से आ रहा है और एक और प्रोनाउन की तरफ जा रहा है. जो एक्शन, तो वो प्रोनाउन जो एक्शन रिसीव करता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. सो इज इन दिस सेंटेंस he is a subjective pronoun and me is objective pronoun. He called me in his office, उसने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया. ये एक कंप्लीट सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट मौजूद है, जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद है, उसमें कुछ फ्रेजेस भी मौजूद हैं. इन हिज ऑफिस, दिस इज द फ्रेज ऑफ प्लेस. तो यहाँ पे ये कंप्लीट सेंटेंस है जिसमें 2 to 3 वर्ड्स मौजूद हैं. इन द सेकंड सेंटेंस स्टॉप, इस तरह का वर्ड हम डिफरेंट बोर्ड्स पे भी देखते हैं जब हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं रोड से किनारे. तो इसका मतलब क्या होता है? रुकिए या रुक जाइए. सो दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस आल्सो. दिस इज व्हिच टाइप ऑफ सेंटेंस? दिस इज एक्चुअली एन इंपेरेटिव सेंटेंस. So basically stop is associated with imperative sentences in which you just only give orders or requests or make apologies. So ऐसे sentences जिनमें आप जस्ट डायरेक्ट ऑर्डर दे रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, एक्सक्यूज कर रहे होते हैं, उन सब को हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं. एक वर्ब मुकम्मल सेंटेंस भी होता है और वर्ब के बगैर कोई भी सेंटेंस मुकम्मल नहीं होता. सो दिस इज द वर्ब. नाउ वी विल डिफाइन what is a verb in the sentence. So when we define what is a verb in grammar, verb is a part of speech that expresses an act, an action, a function or state of being of a subject in the sentence. एक सेंटेंस में, एक जुमले में एक सब्जेक्ट का कोई एक्शन हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है या उसकी स्टेट ऑफ बीइंग कि वो किस हालत में है. तो इन चीजों के बारे में हमें जो वर्ड, जो पार्ट ऑफ स्पीच हमें बताता है, उस पार्ट ऑफ स्पीच को हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं. सो बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स दैट डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग. कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है, कौन सा फंक्शन प्ले कर रहा है, उसके बारे में क्या, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में क्या बताया जा रहा है. तो इन तमाम वर्ड्स को जो हम लोग वर्ब्स बोलते हैं सेंटेंसेस में. सो बेसिकली वर्ब्स की डेफिनेशन को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. जैसा कि हमने देखा, वर्ब एक्सप्रेसेस द एक्शन फंक्शन ऑफ द सब्जेक्ट और इट डेमोंस्ट्रेट्स the state of being of the subject in the sentence. So first of all we will explain that what type of actions does the verb express in a sentence.
So in a sentence, verb expresses actions of the subject. So actions can be basically of two types. One are physical actions and the second one are mental actions. या आप फिजिकली मूव करते हुए नजर आते हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं, सो जिसमें आपकी फिजिकल मूवमेंट्स थ्रू योर आईज, थ्रू योर हैंड्स, थ्रू योर लेग्स, थ्रू योर हेड्स, योर बॉडी मूवमेंट्स, सो बेसिकली योर बॉडी मूवमेंट्स आर इंक्लूडेड इन योर physical actions. Take some examples to understand what type of physical actions can be there in the sentences. So here we have three examples to demonstrate what are physical actions. Number one, I went to market. मैं market गया. Here the action is went, the second form of the verb go. So the tense is past tense because verb tells us in which tense we are talking. हम किस ज़माने में बात कर रहे हैं, हम मौजूदा ज़माने में बात कर रहे हैं, गुजरे हुए ज़माने में बात कर रहे हैं या आने वाले ज़माने में बात कर रहे हैं. So जो हमारा एक्शन है वो किसी न किसी ज़माने से एसोसिएटेड होता है. The subject of the verb is I. I went to market. मैं market गया. So here your physical movement is included. In the second sentence, Ali eats his dinner quickly. कि अली जल्दी जल्दी अपना रात का खाना खाता है. So in this sentence, the action of the subject Ali is eats. Eats means कि वो मौजूदा ज़माने में बात हो रही है, present indefinite tense में बात हो रही है. Eats मतलब खाना खाना. So this is the action. Ali eats is action. So खाना खाने के अंदर भी आपकी physical movements included होती हैं. In the third example, you are writing a letter. Here the verb is writing, कि वो लिख रहा है, and in which tense we are talking, you are writing. So are is a helping verb that tells us that you are doing something in the present tense, present continuous tense. You are writing a letter, कि आप एक खत लिख रहे हैं. तो खत का लिखना जो है write, this is the action and the action of the subject. So always an action is associated with some noun or pronoun. Sometimes the nouns or pronouns are present. So writing का जो action है उसमें भी आपकी movements include है. आप अपने पेन के इस्तेमाल से खत लिख रहे होते हैं. So your finger is moving. So to write, लिखना. So this is also a physical action you are doing. So these all examples are about physical movements or your body, hands, whatever the things you are doing. So इन तमाम actions में जिनमें आप चल फिर के मूव करके अपने आप को कोई ना कोई एक्शन प्ले करते हैं. सो ये तमाम एग्जांपल्स जो फिजिकल एक्शंस की एग्जांपल्स हैं. अब हम बात करते हैं व्हाट आर मेंटल वर्ब्स, व्हाट आर मेंटल एक्शंस, कि वो कौन से एक्शंस हैं जिनमें आपका माइंड इन्वॉल्व होता है. सो दीज एक्शंस आर नॉट डायनामिक. इसमें आपकी कोई मूवमेंट इंक्लूड नहीं होती है. जस्ट आप अपने माइंड का इस्तेमाल करके कोई एक्शन प्ले कर रहे होते हैं. जब हम माइंड की बात करते हैं तो माइंड से एसोसिएटेड कौन कौन से एक्शन हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम सोचते हैं, अपने माइंड का इस्तेमाल करते हैं. हम कोई फैसला करते हैं, अपने माइंड का इस्तेमाल करते हैं. हम कोई चीज एनालाइज करते हैं, हम माइंड का इस्तेमाल करते हैं. हम कुछ एक्सप्लोर करते हैं तो अपने माइंड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं. हम कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं तो अपने माइंड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं. सो दीज आर ऑल फंक्शंस बट दे आर नॉट डायनामिक. इसमें आप कहीं मूव नहीं कर रहे होते, जस्ट आपका माइंड जो है वो वर्क कर रहा होता है. सो वी से देम मेंटल एक्शंस. सो व्हाट आर मेंटल एक्शंस? All the actions that are related to concepts, understanding, thinking or planning. So इसमें आपको physically कहीं move करने की जरूरत नहीं होती है. So all these actions involve your brain activity. We take some examples to understand them better. Here are three examples for mental actions. The first one is I know the answer. Now here the action of the subject I is know. Know means जानना, इल्म में होना, कि मैं जवाब जानता हूँ या जानती हूँ. So it means कि आप एक आंसर को जानते हैं. Why? इल्म में रखने का फंक्शन है. It is part of your memory, कि आपके नॉलेज में है एक चीज, आपकी मेमोरी का पार्ट. आपके पास नॉलेज है, उसको इस्तेमाल करते हुए आपने वो आंसर पिक किया है. So I know the answer. So know means जानना. That's part of your brain activity. इसमें आप कोई फिजिकल मूव नहीं कर रहे. He recognized me. Here the action is recognized, done by the subject. He recognized me, पहचानना. He recognized me, कि उसने मुझे पहचान लिया. Now here the action is recognized, but there is no physical movement. कि आप किसी को देखते हैं, देखकर आप उसको पहचान लेते हैं. तो जस्ट आपने पहचाना है with the help of your brain activity, कि आप उसकी शक्ल को पहचानते हैं, आप उसके कैरेक्टर को पहचानते हैं, आप उसके बिहेवियर को जानते हैं. So ये आपकी मेमोरी का पार्ट है, आपकी ब्रेन एक्टिविटी का पार्ट है. So this is a mental action. Do you believe in me? Do you believe in me? In this sentence,
द एक्शन इज बिलीव। बिलीव का मतलब होता है यकीन करना। डू यू बिलीव इन मी, क्या आप मुझ पर यकीन करते हैं। हियर द फंक्शन इज बिलीव दैट इज डन बाय द सब्जेक्ट यू। सो बिलीव इन मी कि क्या तुम मुझ पर यकीन करते हो। अब यकीन, फेथ, बिलीव ये वो वर्ड्स हैं जिसका ताल्लुक आपके दिल और दिमाग से होता है कि आप किसी भी चीज पर अगर ईमान लेकर आते हैं, किसी भी चीज पर आप यकीन रखते हैं, एतमाद रखते हैं, तो वो क्यों रखते हैं, क्योंकि आप उसको दिल और दिमाग के तौर पर कबूल कर रहे होते हैं। सो दिस इज आल्सो अ मेंटल एक्शन। So there is no physical movement. So basically we have divided the actions in two parts, physical and mental actions. Physical actions in which you do something by your physical movements, and the mental actions in which you only use your mind and brain to think, to explore, to understand and to recognize different type of objects. So these two are part of the actions done by the subject in the sentence. Now we come to the next function that is expressed by the verb in the sentence, and that is verb shows the state of being of the subject in the sentence. So the second part that is expressed by the verb in the sentence is it expresses a state of being of a subject in the sentence. So what is the state of being? State of being का मतलब ये है कि किसी हालत में होना, किसी सिचुएशन में होना, किसी सूरत हाल में होना। So these are basically the situations, the conditions that exist. Those conditions and situations are inactive in nature. It means there is no movement, there are no actions or functions in this portion of the verb. कि इसमें आपको वर्ब जस्ट एक सब्जेक्ट की कंडीशन के बारे में, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में, उसके होने के बारे में आपको बताता है कि एक सब्जेक्ट जो है वो किस हालत में है, एक सब्जेक्ट जो है वो किस कंडीशन में है, किस सिचुएशन में है। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक वर्ब फॉर्म को देखते हैं, एंड दैट इज टू बी। टू बी का मतलब होता है होना। अब होने का मतलब ये है कि आप किस कंडीशन में हैं, किस सिचुएशन में हैं, और इस होने या ना होने का हर नाउन या हर प्रोनाउन के हवाले से हम जो मुख्तलिफ वर्ब्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स वी हैव रिटन 3 सेंटेंसेस इन उर्दू। मैं बीमार हूं। हियर मैं किस कंडीशन में हूं। अब हूं का जो वर्ड है ये होने या ना होने का हमें बताता है किस नाउन या प्रोनाउन के बारे में, मैं के बारे में। सो इन इंग्लिश वी राइट आई फॉर मैं, और आई के होने या ना होने के लिए हम जिस वर्ब का इस्तेमाल करते हैं दैट इज एम। सो मैं बीमार हूं, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम सिक। आई एम सिक। सो एम एक वर्ब है जो कनेक्ट कर रहा है एक क्वालिटी को, एक खूबी को, एक कंडीशन को एक सब्जेक्ट के साथ। सो हियर वी कैन से एम इज अ वर्ब। सो एक वर्ब का हमने इस्तेमाल किया है जो कि सब्जेक्ट की स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में हमें बता रहा है। सो वी कैन से द वर्ब दैट इज कनेक्टिंग अ नाउन, अ सब्जेक्ट विद सम अदर नाउन, अ क्वालिटी और एन एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एंड एक लिंकिंग वर्ब के तौर पे आ रहा है, एक लिंक बनाने के लिए, एक बॉन्डेज बनाने के लिए, एक कनेक्शन बनाने के लिए, एक नाउन का एक एडजेक्टिव के साथ, एक नाउन का किसी नाउन के साथ, एक नाउन का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ। इसमें हमें कोई एक्शन नजर नहीं आएगा, जस्ट एक कनेक्शन नजर आएगा एक कंडीशन को जोड़ने के लिए, एक सब्जेक्ट की हालत को बताने के लिए। सो आफ्टर इट इन द सेकंड सेंटेंस, अहमद एक डॉक्टर है। देयर इज अ नाउन अहमद। अहमद इज अ प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ अ पर्सन है। अहमद क्या है? एक डॉक्टर है। सो अहमद इज द नेम जिसे हम यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है दैट इज अहमद, अ मेल पर्सन। अहमद इज अ नाउन, अ सब्जेक्ट इज हियर, एक डॉक्टर है। अब अहमद के होने या ना होने के लिए हम जिस वर्ब का इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं इज। सो इज एक ऐसा वर्ब है जिसे हम अहमद की किसी हालत में होने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सो वी कैन राइट दिस सेंटेंस एज Ahmad is a doctor. Now here Ahmad, the subject of the sentence, is. इसका मतलब ये है कि अहमद है, अहमद एक कंडीशन में है, अहमद एक सिचुएशन में है। अहमद की स्टेट ऑफ बीइंग क्या है? अ डॉक्टर। कि अहमद क्या है? अहमद एक डॉक्टर है। सो अहमद की किसी हालत में होने के लिए हमने जिस वर्ब का इस्तेमाल किया वो है इज। इज के अलावा अगर हम किसी और वर्ब का इस्तेमाल करेंगे दैट विल बी रॉन्ग, बिकॉज द मीनिंग ऑफ इज है, अहमद है। सो अहमद एक डॉक्टर है। सो हमने एक नाउन को दूसरे नाउन से लिंक किया, कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ अ वर्ब दैट इज। सो इज यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब भी है,
लिंग्विस्टिक की फील्ड में हम लिंकिंग वर्ब को या एक ऐसा वर्ब जो एक नाउन को उसके कॉम्प्लीमेंट से या उसके नाउन से जोड़ता है उसे हम कॉप्यूला भी बोलते हैं। इन द थर्ड सेंटेंस हम सब दोस्त हैं, हम इंग्लिश में हम वही कहते हैं, हम सब दोस्त हैं। अब हम के होने के लिए हैं, हम जो वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो है आर। सो हम की स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए हम जिस वर्ब का इस्तेमाल करते हैं दैट इज आर। सो वी कैन राइट इन दिस सेंटेंस वी आर ऑल फ्रेंड्स, हम सब दोस्त हैं। इन दिस सेंटेंस the subject is we and we have used are to show the state of being of the pronoun we। so हम we के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसकी स्टेट ऑफ बीइंग को बताने के लिए that is are, we are all friends। so are एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो कनेक्ट कर रहा है all friends को we के साथ। there is no activity, there is no action, there is no function played by the subject in this sentence। जस्ट उसके होने के बारे में हम बता रहे हैं कि वो क्या है, वो किस कंडीशन में है, वो किस कनेक्शन में है, वो किस रिलेशन में है। We are all friends, हम सब दोस्त हैं। जस्ट उसके स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताया जा रहा है। These examples, the encircled words are the verbs that are only showing the state of being of the subject in the sentences। So we can say here, जब हम किसी भी सब्जेक्ट की स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं। हम इन वर्ब्स को इंटरचेंज आपस में नहीं कर सकते बिकॉज एम का मतलब होता है हूं, इस का मतलब होता है हम एम को इसकी जगह पर, इसको एम की जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह से आर का मतलब होता है हैं, ये प्लूरल सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। सो हम आर को इसकी जगह पर इस्तेमाल या एम की जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाउ वी राइट दीज वर्ड्स अलोंग विद देयर मीनिंग्स एंड व्हिच प्रोनाउंस दे कैन बी यूज्ड। नाउ यू कैन सी इज का मतलब होता है और हम इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर नेम अहमद, अली, उस्मान, अकबर, असलम इनके साथ हम यूज करते हैं उनकी स्टेट ऑफ बीइंग को बताने के लिए या उनका किसी भी टेंस के अंदर किसी एक्टिविटी को बताने के लिए। एम का मतलब होता है हूं और ये सिर्फ और सिर्फ आई के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। आई के अलावा हम किसी भी नाउन के साथ या किसी भी प्रोनाउन के साथ हम यूज नहीं करते। सो एम इज ओनली एसोसिएटेड विद द प्रोनाउन आई एंड द वर्ब आर। आर का मतलब होता है या हो। सो द प्रोनाउन व्हिच आर एसोसिएटेड विद द वर्ब आर वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नेम हो सकता है, अहमद एंड असलम, ऑल द पीपल, व्हेन, वुमेन, इस तरह टीचर्स हैं, बिजनेसमैन हैं। सो अगर मोर देन वन नंबर की हम बात करते हैं तो उसके लिए हम लोग जो वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज आर टू शो द स्टेट ऑफ बीइंग, आर टू शो द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शंस इन डिफरेंट टेंसेस। सो दीज आर द वर्ब्स एंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोनाउंस which are used to show their state of being। So friends, in today's lecture we have discussed about the definition of the verb, how can we recognize a verb in the sentence, and why the verb is a very unique part of speech, also the importance of the verb in a sentence, and we discussed that there is no sentence without a verb, and then we discussed about different type of actions, their type that are expressed by the verb in the sentence, so how a verb expresses the state of being of the subject in the sentence। So friends, this is all about the definition of the verb। I hope that you will have liked this lecture। Inshallah in the next lecture we will discuss about different other types of the verb। Till then अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। Thank you so much and Allah Hafiz।